वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आईएएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेरी सिंपल क्लास में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की पढ़ने वाले हैं 23rd चैप्टर जिसका नाम है संसदीय समितियां। राइट, 23rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, संसदीय समितियां। ठीक है, देखिए बेसिकली हमारे मन में आ रहा होगा कि संसदीय समितियां यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं ये क्यों बनी होंगी, क्या रीजन हुआ। देखिए कुछ ना कुछ पर्पस तो ऑब्वियस कि होगा तभी बनी है ना। तो देखिए जैसे जो संसद है, संसद क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है ना, काफी बड़ी संस्था है। संसद क्या है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो काफी जटिल होती है, यानी कि थोड़ी कठिन हो, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कठिन होती है। ठीक है, और काफी जो उसमें जो काम होंगे वो कई सारे प्रोसीजर को होते हुए फॉलो करते हुए तब होंगे, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, जटिल है, कठिन है ना। और ये संस्था कैसी है, बड़ी है, बहुत बड़ी संस्था है। तो क्या होता है, ये सारे काम का उसको नहीं देख पाएगी क्योंकि इसके पास काम ही बहुत होते हैं ना। तो टाइम की क्या होगी, जाहिर सी बात है कि टाइम की, समय के पास क्या होगी, पाबंदी होगी, समय की कमी होगी। किसके पास, संसद के पास। पर काम तो फिर भी सारे करने हैं। तो क्या होगा, कुछ कामों को वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके वो क्या करेंगे, संसद कुछ समितियां बना देंगी कि भाई ये वाले काम ये समितियां देखेंगी, ये वाले काम ये वाली समितियां देखेंगी, ये काम ये समितियां देखेंगी। क्योंकि सारे काम क्या है, संसद नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि संसद की कार्यप्रणाली कैसी है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है ना। और संसद के पास समय की इस वजह से कमी हो जाती है, क्योंकि संसद कैसी है, एक बहुत बड़ी संस्था है, तो सारे कामों को डील नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में उसने क्या किया, क्योंकि कोई काम रुकना भी नहीं चाहिए, तो कुछ कामों के लिए उसने कुछ समितियां बना दी है, जिसे क्या कहा गया, संसदीय समितियां। इसका क्या मतलब है, जो समितियां संसद द्वारा ही बनाई हुई है। तो ऐसे उनमें कौन से गुण होंगे जिनको देखकर, जिनको समझ के आप पहचान जाओगे कि भाई ये समितियां जो है ये संसद समितियां हैं। तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी, जाहिर सी बात है उनके कुछ गुण होंगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि ये संसदीय समितियां। तो हम पढ़ते हैं कि संसदीय समितियां किसको कहा जा रहा है, मतलब उनके अंदर ऐसा क्या है जिसको देख के, जिसको समझ के, जिस पढ़ के आपको समझ आएगा कि ये जो है ये क्या है, ये संसदीय समितियां हैं। तो ये क्या होंगी, सदन द्वारा नियुक्त होंगी। पहली वाली टीम की होगी सदन द्वारा नियुक्त होंगी। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार ब्लैक मार्कर में। संसद द्वारा नियुक्त होंगी या निर्वाचित होंगी, है ना। संसद द्वारा नियुक्त होंगी या क्या होंगी, निर्वाचित होंगी, है ना। समितियां, जो संसद है, जो संसद में सदन है, तो ये समितियां उनके द्वारा या तो निर्वाचित की गई होंगी या तो नामित कर दी गई होंगी, या तो निर्वाचन किया गया हो कि भाई ये ऑप्शंस दिए होंगे 4-5, उनको वोट डाला गया होगा, उनमें से फिर कोई निर्वाचित हो गया, या फिर सीधे सीधे नामित कर दिया होगा कि भाई इनको बना दो, ये समिति कर दो, इनको ये समिति, ऐसा कर दो। जो भी प्रोसीजर भी हो, नामित और निर्वाचित में थोड़ा सा यही फर्क होता है ना, कि देखो या तो इन्होंने सीधे नियुक्त कर दिया या तो निर्वाचन के थ्रू नियुक्त कर दिया, उस बात खत्म। सदन ही करेगा दोनों सिचुएशन में नियुक्त। अच्छा, तीसरा ब्लैक मार्कर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इनको नियुक्त कौन करता है, या तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या तो सभापति करेगा। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, आप सभी जानते हो। राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति, या फिर सभापति नियुक्त करेगा। एक बार मैं चेक कर लूं कि विजिबल है या नहीं है तो बट ये ब्लैक मार्कर प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा अच्छे से। तीनों से कैसे खराब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो समिति है ये किसके निर्देशों पर काम करेगी, जाहिर सी बात है अगर नियुक्ति कौन कर रहा है, कि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, तो इन्हीं के निर्देशों को फॉलो करेंगी ये जो संसदीय समितियां हैं। इन लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति
के निर्देशों को फॉलो करेंगी, के निर्देशों पर चलेंगी या कार्य करेंगी, है ना, या क्रियान्वित होंगी। ऐसे क्या है, चलेंगी, कार्य करेंगी या फिर क्रियान्वित होंगी, किसके निर्देशों पर, लोकसभा अध्यक्ष के या फिर सभापति के निर्देशों पर, है ना। अच्छा, एक अब जो ये है आपकी संसदीय समिति, ये जो भी काम करेगी, जो भी रिपोर्ट देगी, वो किसको देगी, या तो लोकसभा अध्यक्ष को देगी या तो सभापति को देगी। सीधी सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति को अपनी रिपोर्ट देगी। कौन, संसदीय समितियां रिपोर्ट देगी, ठीक है। संसदीय समितियां, जैसे संसद समितियों ने जो भी काम किया उसकी जो रिपोर्ट देनी है कि भाई ये काम इस तरह से किया गया है या फिर इस तरह से किया जाएगा, प्री अप्रूवल के लिए हो या फिर करने के बाद जो भी रिपोर्ट दिखानी हो कि इसमें हम ऐसे किया, इस पे हमने इतना खर्चा, कुछ भी बातचीत हो उसमें जो भी बताया गया हो कार्यप्रणाली के बारे में कि इस काम को हमने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, या इस पे जो भी चीज किया उसके अंदर, काम के अंदर, वो सारी बातें क्या होगा, वो अपनी रिपोर्ट तो देंगे ऑब्वियसली। हर कमेटी की अपनी रिपोर्ट जाती है, तो रिपोर्ट किसको देंगे, या तो लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे या फिर किसको देंगे रिपोर्ट, सभापति जी को दे देंगे। तो ये चारों पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे, है ना। और क्या है, इनका एक सचिवालय भी होगा, है ना, जिसका एक सचिवालय होगा। ठीक है, क्या होगा, जो आपकी संसदीय समितियां होंगी इनका एक सचिवालय ही होगा, ठीक है। और इनकी व्यवस्था कौन करेगा, या तो लोकसभा कर देगा या तो फिर राज्यसभा कर देगा, है, लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है, ठीक है। लिखवा दूं, जिसका एक संविधान सचिवालय होगा, जिसकी व्यवस्था लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय करेगा, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में ये चीजें आपको समझ में, इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ में परेशानी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो बिना विलंब किए आप फटाफट से कमेंट करें। अब हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। अब हम पढ़ लेते हैं समितियों का वर्गीकरण, है ना। हेडिंग डाल सकते हैं कि समितियों का वर्गीकरण, ये बढ़ा देते हुए जगह है काफी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए समितियों का वर्गीकरण, समितियों का वर्गीकरण, ठीक है। आपको पता है कि दो समितियां होती हैं, एक तो आपकी स्थायी समिति होगी, ठीक है, और एक आपकी कैसी समिति होगी, अस्थायी समिति। कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, अस्थायी समिति और स्थायी समिति, ठीक है। समितियों का वर्गीकरण अगर करना है तो समितियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, समितियों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो वैरायटी है इनकी, कैसी कैसी है कि एक तो आपकी होगी स्थायी समिति या और एक होगी अस्थायी समिति। स्थायी समिति का क्या रोल होता है कि वो हर प्रतिवर्ष फिक्स होता है कि इनका गठन किया जाएगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी, हर प्रतिवर्ष के लिए होता है। लेकिन जो अस्थायी समितियां होती है वो कैसी समितियां होती है कि मान लो कोई एक काम शुरू करा,
कोई प्रयोजन के लिए बनाया है, एक काम के लिए बनाया है किसी के लिए, और वो काम पूरा हो गया तो उस समिति को बंद कर दिया गया। फिर किसी काम की जरूरत पड़ी, किसी काम को करना है उस काम को, तो उस स्पेशल एक काम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रयोजन के लिए उस समिति का गठन किया गया। वो काम पूरा होने के बाद उस समिति को बंद कर दिया गया। ठीक, तो मुझे लगता है अगर आपसे स्थायी समिति और अस्थायी समिति के बारे में पूछा जाए तो एक बहुत क्लियर सा डिफरेंस है जिससे आपको समझ होगी। एक तो नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेरी और परमानेंट, है ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनमें टेम्परेरी और परमानेंट कैसे हो सकता है, समितियां, इनका क्या रोल होता होगा। तो फिर भी आप समझने की कोशिश करिए कि जो टेम्परेरी है वो ऐसा है कि जब जो एक प्रोजेक्ट पे काम करना था उस पर काम किया, वो काम हो गया, उसके बाद उस समिति का गठन खत्म कर दिया गया। फिर जरूरत पड़ी किसी प्रोजेक्ट को लेकर, फिर उसका गठन किया गया, फिर काम हो गया, फिर बंद। लेकिन जो स्थायी समितियां होती इनको प्रतिवर्ष इनको बनाया जाता है, मतलब प्रतिवर्ष एक चलती रहती है, हर प्रतिवर्ष इनका गठन होता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, इसको तदर्थ समिति भी बोल सकते हैं, ये भी लिख लो बाई चांस, है ना, पूछ ले तदर्थ समिति किसे कहते हैं, हम डेफिनेशन दे देते हैं 4 समितियों की, फिर आप क्या करोगे तो तदर्थ भी पता नहीं। ये क्या होता है, निरंतर प्रतिवर्ष, है ना, इनका कैसा गठन होता है, निरंतर होता है, हर वर्ष होता है। और जो आपकी आती हैं अस्थायी समितियां, ये क्या होती हैं, ये किसी प्रायोजन के लिए बनाई जाती हैं ना, उनका गठन कब किया जाता है, समाप्त होते ही कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है ना। प्रायोजन के पूरा होने पर कार्यकाल समाप्त, है ना, गठन समाप्त, गठन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। फिर दोबारा प्रयोजन की जरूरत पड़ेगी, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, दोबारा किसी प्रयोजन के लिए दोबारा शुरू होगी। प्रयोजन के लिए दोबारा गठन। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द हो तो फटाफट से बताइए। एंड हैव टू एक्सप्लेन। हम आपके मरहम है, मरहम, है ना। चलिए, लेट मी चेक दैट इज इट विजिबल और नॉट। यस इट इज, ऑलमोस्ट। ये अस्थायी है, समितियों का विभाजन 2 में हुआ ना, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। चलिए, अब स्थायी समितियां आपकी 6 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये जो है ये 6 भागों में डिवाइड है। यहाँ पढ़ते हैं, डालिए। स्थायी समितियां 6 भागों में डिवाइड है, 6 भागों में बांटी गई है। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं, कुछ भी हेडिंग इनमें से डाल सकते हो। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली तो वित्त समिति आ गई आपकी, है ना, वित्त समितियां पहला ही ऑप्शन है आपका। दूसरे लिखे तो मजा नहीं आएगा, लेट मी चेक, ये चल रहा है। पहली समिति कैसी है आपकी? वित्त समिति। वित्त समिति को पढ़ के या सुन के कुछ समझ आ रहा होगा। वित्त समिति किससे रिलेटेड होंगी? फाइनेंस से रिलेटेड होंगी, पैसे से रिलेटेड होंगी, मनी से रिलेटेड होंगी या कुछ और होंगी? चलिए, पहले इनकी वो भी लिखवा लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां होती है। वित्त समितियों में कौन कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति पहली समिति तो है, वही पढ़ लेते हैं। पूरा कवर करते हुए चलते हैं, पहले ऐसा नहीं कि पहले सारा लिखवा दें फिर चलें। अभी हम क्या करते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं साथ के साथ, है ना। चलिए, तो वित्तीय समितियां में लोक लेखा समिति है एक। वित्तीय समिति के अंदर क्या आती है, ये कैसे लिखे हम, फर्स्ट का पहला, है ना, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो स्थायी समितियां जो है वो 6 प्रकार की हैं।
फिर उन समितियों में सब समितियां हैं, है ना, जैसे कि आपकी वित्त समितियां हैं तो वित्त समितियां में भी 3 समितियां आ जाएंगी, लोक लेखा समिति आ जाएगी वित्त समिति में ही, है ना। तो ये क्या है, ये हम ऐसा पूरी लिख लेते हैं, मतलब एक के अंदर जितनी भी समिति आती है ना उसको पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वित्त समितियों के अंदर हमारी 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति है पहली, तो हम पहले ही पढ़ते हैं लोक लेखा समिति। अगर नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे लिखना है, किसका है ये क्या, तो बता देना पहले ही, ठीक है। स्थायी समिति की पहली समिति लिखी हमने वित्त समिति। वित्त समिति के अंदर एक समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। इज इट क्लियर? अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख नहीं, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ, ठीक है। एक भारत अधिनियम था, भारत अधिनियम 1919 था, पढ़ा है आप लोगों ने भारत अधिनियम के बारे में पहले भी। 1919 के तहत 1921 में गठन हुआ है इसका, ठीक है। किसका गठन हुआ है? लोक लेखा समिति का गठन भारत अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था, ठीक है। और तब से आज तक ये चल रहा है ना। अच्छा, अगर आज की बात की जाए तो इसमें 22 सदस्य हैं, आज इसमें 22 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के हैं, 15 सदस्य कहाँ के हैं? लोकसभा के हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा के हैं, ठीक है। आई बात समझ के? बताओ, नहीं आया? देखिए, आपकी स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां होंगी। स्थायी समितियों में 6 समितियां हैं, जिसकी पहली समिति है आपकी वित्तीय समिति। वित्तीय समिति की जो पहली समिति है वो है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ बेसिकली वो कैसे हुआ? भारत अधिनियम 1919 आया, उसके तहत 1921 में इसका गठन हुआ, जिसमें क्या जो आज के समय में चल रही है लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ होते हैं आपके लोकसभा के, और 7 सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। इतनी सी बात हमें बताइए खाली, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, है। तो लिख लिया 22 सदस्य और 15 सदस्य, है ना। ठीक है, और कुछ बता दो इसमें। अब कौन सी समिति आ जाएगी? प्राक्कलन समिति, है ना। दूसरी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन लिखवा दूं, कौन सी होती है? ऐसे होती है, प्रा आधा का, पूरा का, फिल्ला फिरना, प्राक्कलन समिति, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो बता दीजिए कैसे लिखना। प्रा पा रा आधा का, फिर का, फिल्ला फिरना, ठीक है। चलिए, इस समिति का उत्सव है ना 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। देखिए 1950 में जॉन मथाई एक जने थे, है ना, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। समझ गए कब हुआ गठन इसका? इसका गठन हुआ है, प्राक्कलन समिति का गठन आपका 1950 में हुआ है। इसकी अगर पूछा जाए किसके सिफारिश पर, तो मथाई, है ना, मथाई जी, जॉन मथाई थे, उनकी सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे, है ना। लिखवा दो कि मथाई कौन थे? मथाई उस समय वित्त मंत्री थे, मथाई उस समय
वित्त मंत्री थे। अच्छा, उस समय इसमें 25 सदस्य होते थे, ये भी याद रखना। उस समय इसमें 25 सदस्य होते थे। अब कितने हैं? अभी इसमें 30 सदस्य हैं। ठीक है, एक ये भी बात है कि उस समय इसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1906 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। तो आज के डेट में कितने सदस्य संख्या है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य संख्या है ना। इसमें कितनी थी आपके लोक लेखा में? 25 इसमें भी थी, लेकिन अब क्या है, अब इसमें 30 हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक और बात पढ़ लीजिए, इसमें तो जो सदस्य होते थे वो लोकसभा और राज्यसभा के मिक्स हैं। 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के। इसमें क्या है, 30 के 30 लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य हैं। अगर ये बात समझ में कहीं कुछ ना आया हो समझ में तो पूछ लीजिए, या फिर से मैं देखिए बता देती हूँ। क्लियर है कि स्थायी समितियां, अस्थायी समितियां, अस्थायी समितियां 6 समितियां, जिसमें से पहली समिति आपकी वित्त समिति वो है, हाँ वित्त समिति। ठीक है, और उसमें जो पहली समिति है वो लोक लेखा समिति है, जिसका गठन आपका क्या हुआ था? 1921 में हुआ था, और उसमें 22 सदस्य थे, जिसमें से क्या था? 15 लोकसभा के थे और 7 राज्यसभा के। दूसरी है जो समिति आपकी प्राक्कलन समिति, जिसकी जॉन मथाई की सिफारिश जो 1950 में की गई थी समिति का गठन। उस समिति में पहले तो 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 के बाद से उसमें 30 सदस्य हो गए, और वो 30 के 30 कहाँ के सदस्य हैं? वो 30 के 30 लोकसभा के सदस्य हैं। बहुत सिंपल है, एज आई सेड कि इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, एज यू कैन फाइंड दैट इट इज रियली अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक से आई डोंट थिंक किसी को भी पढ़ाता होगा, बट व्हाटएवर अगर वो पढ़ाता भी है तो अच्छी बात है, पढ़ाना भी ऐसी चाहिए कि सभी लोगों को आ जाए। बट बाकी देख लीजिए, अगर कोई कुछ समझ आ रहा है, कहीं भी अपडेट करने की जरूरत है या फिर अपडेट करने की जरूरत है, देन प्लीज सजेस्ट मी, आई विल डू द सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी उचित समझे। तो अगली समिति पढ़ते हैं। हमारी अगली समिति है सार्वजनिक उद्यम समितियां। हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड वो करके, थर्ड पॉइंट है उसका, थर्ड है, मतलब वित्त समिति का थर्ड समिति है ये। तो आप डाल लीजिए सब हेडिंग टाइप्स ऐसे रोमन में, और लिख लीजिए सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है। ये कैसी समिति है? एक्चुअली में ये जो समिति है इसका जो गठन था, इसका गठन कृष्ण मेनन है एक जने, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, ठीक है, की सिफारिश पर हुआ। ठीक है, लिख लीजिए किनके गठन पर हुआ? जो आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति है, वित्त समिति की जो तीसरी समिति है, क्योंकि ये 4 है, इसके अंदर वित्त में ही 4 है, तो किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये एक्चुअली में 1964 में हुआ था, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसका गठन कृष्ण मेनन की सिफारिश पर हुआ। कब हुआ? 1964 में हुआ। पहले इसमें कितने सदस्य थे? पहले इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से और आपके 5 राज्यसभा से। ठीक है, अभी जो है इसमें, अभी इसमें 22 सदस्य हैं आपके। ठीक है, 15 आपके लोकसभा से प्लस 7 आपके राज्यसभा से। इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मुझे रिपीट करने की जरूरत है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए पहले आप लिख लीजिए फिर बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी करना है। ठीक है, ये जो सार्वजनिक समिति गठन है, इसका गठन कृष्ण मेनन की सिफारिश पर हुआ, 1964 में हुआ। पहले इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा के थे, 5 राज्यसभा के थे, 15 सदस्य टोटल। फिर ये 1974 की बात है, ये कब हुआ था? ये 1974 में हुआ है ना,
1974 में 22 सदस्य हो गए, सदस्य संख्या बढ़ाई गई, 22 कर दी 15 से, है ना, 15 थी, फिर 7 और बढ़ा दी गई, 22 कर दिया, 15 7 22, 15 जिसमें से कहाँ के रह गए आपके लोकसभा के, और 7 आपके कहाँ से रह गए राज्यसभा के। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी जो आपको कहीं समझ में आया तो फटाफट से पूछ लीजिए। अच्छा, इसके अंदर कितनी समितियां थी हमारी? 3 समितियां थी, 4 थी, 3 थी। वित्त समितियों में 3 समितियां थी। अब आएगी विभागीय स्थायी समितियां, ठीक है। अब पहली समिति क्या थी? वित्त समिति थी। अब रोमन में नहीं लिखेंगे, हम प्रॉपर गिनती लिख रहे हैं क्योंकि पहली वित्त समिति थी। दूसरी समिति हमारी कौन सी आ गई है? विभागीय स्थायी समितियां। इस जैकेट में ना परफ्यूम डला है बहुत सारा, दिक्कत दे रहा है मेरे को। स्थायी विभागीय समितियां, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम डाल दिया इसमें, छींके आने लग जाएंगे तो मुझे बहुत तेज, ठीक है। तो दूसरी आपकी समिति क्या है? स्थायी विभागीय समितियां या फिर विभागीय स्थायी समितियां। क्या नाम है एग्जैक्टली इसका? विभागीय स्थायी समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, ठीक है। विभागीय स्थायी समितियां क्या होती है? नाम से कुछ समझ आ ही रहा होगा। चलिए बताइए फटाफट से, फटाफट से बता दिए, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बताऊं फटाफट से। 1993 में, ठीक है, ये 1993 की बात है विभागीय समितियों के लिए। 1993 में इनका गठन हुआ था, कुछ विभागीय स्थायी समितियों का गठन हुआ था। 17 समितियां थी एक्चुअली में जो, तो ये किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद ने 1993 में 17 विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया था। आप समझ रहे हैं? 17 विभाग ऐसे थे जिनकी समितियां बनाई गई थी और वो समितियां कैसी थी? वो स्थायी समितियां थी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी। 1993 में 17 विभाग के लिए, है ना, यानी कि 17 विभागों के लिए, 17 अलग अलग विभागों के लिए 17 विभागीय स्थायी समिति बनाई गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसमें ऐड भी हुई है कुछ समितियां, ये समझ गए। 17 अलग अलग विभाग होंगे जिनके लिए कैसी समितियां बन गई हैं? जिनके लिए स्थायी समितियां बनाई गई है, मतलब फिक्स बनाई गई है, जो प्रतिवर्ष उनका हर प्रतिवर्ष पे गठन होगा। ये वो समितियां नहीं है कि कोई कार्य आपका पूरा हो गया तो उसके बाद इन समितियों को हटा सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको ये पूरी की पूरी फिक्स समितियां रखनी है। कितनी समितियां? 17 समितियां। लेकिन 2004 में क्या हुआ था? इसमें 7 और समितियों का गठन कर दिया गया था, है ना। 2004 में क्या किया गया? 7 और समितियों का गठन। तो टोटल कितनी हो गई अब? 17 और 7 कितनी होती है? 17 3 10 4 24, है ना। ओ सॉरी, 17 3 20 20 4 24, है ना। 17 7 24 हो गई टोटल, नहीं हुई? 24 समितियां हो गई अब। 24 समिति टोटल कितनी है समितियां आज की डेट में? यानी कि इस हिसाब से 24। 1993 में जो समिति बनी तो कितनी थी आपकी? 17 थी। उसके बाद 2004 में 7 और ऐड की गई तो कितनी समितियां हो गई आपकी? ठीक है। और क्या आते हैं इसमें? कौन कौन से विभाग आते हैं इसमें, है ना। जैसे गृह मामले आएंगे, मानव संसाधन आएगा, उद्योग समिति आएगा, विज्ञान आएगा, परिवहन आएगा, ये सब चीजें आएंगी इसमें, है ना। चलिए, और हमारा क्या है? जांच समिति, है ना। अगली समिति कौन सी आएगी हमारी? जांच समिति। उसको भी कितनी होंगी? 3 जांच समितियां, है ना, जिसमें से याचिका आवेदन समिति पहली होगी। चलिए हेडिंग डालिए 3rd जांच समिति।
जांच समितियां, थर्ड है, ठीक है। और उस थर्ड का पहला पार्ट आपकी है, ठीक है, क्योंकि पहला वित्त समिति थी, दूसरी विभागीय समितियां हैं, तीसरा आपकी जांच समितियां जिसमें याचिका या फिर आवेदन समितियां हैं। पहला पॉइंट याचिका है ना स्लैश आवेदन समितियां। याचिका और आवेदन क्या होता है, वही है ना, जो याचिका है वही आवेदन है। तो इसमें क्या किया जाता होगा, कुछ नाम का असर दिख रहा है काम में या नहीं दिखेगा, क्या लगता है, क्या हिसाब किताब होगा आपका? यह समिति कैसी समिति है, जो विधेयक पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार, याचिकाओं एवं आवेदन पर विचार करती। देखिए जैसे कि सार्वजनिक महत्व के कोई मामले हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मामला है जो किसके हित में आता है, जाहिर सी बात है सार्वजनिक हित में आता है, तो उन मामलों से दायर कोई याचिका या फिर कोई आवेदन की गई समितियां हैं, उनकी जांच होगी बेसिकली इसमें, या उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये वो समितियां, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समिति विधेयकों पर, ये समिति क्या करती है, विधेयकों पर, है ना, हेडिंग डाल दी ना याचिका और आवेदन समितियां, तो अब इसके अंदर लिखेंगे कि विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों, आम सार्वजनिक महत्व के मामलों, ठीक है, विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं, मामलों पर दायर याचिकाओं और ऐसे करके स्लैश करके विचार, आवेदन और याचिका और आवेदन पर विचार, ठीक है। क्या होगा इस समिति, ये समिति क्या करेगी, जो भी सार्वजनिक महत्व के मामले होंगे, जो याचिकाएं होंगी जो दायर की गई हैं, चाहे याचिका हो चाहे आवेदन हो, उन पर क्या करेगी ये समिति, विचार करेगी, है ना, यही तो करेगी। और विचार में भी क्या करेगी, कार्य करेगी, पढ़ेगी लिखेगी क्या है कैसे दिक्कत है ना। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं, है ना। ठीक है, लोकसभा समिति में कितने अध्यक्ष होंगे, लोकसभा समिति में 15 सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा में आपके, राज्यसभा समिति में 10 सदस्य, ठीक है। ये जो याचिका आवेदन समिति है लोकसभा में भी आती है, राज्यसभा में भी आती है। अगर लोकसभा में याचिका आई है तो उसमें 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा की याचिका की बात है यहाँ पे तो उसमें 10 सदस्य होंगे। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। अब अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है विशेषाधिकार समिति, ठीक है। थर्ड का सेकंड पॉइंट है, रोमन में डालिए विशेषाधिकार समिति, ठीक है। इनके नामों से बहुत कुछ समझ आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कतई उल्टा कि नाम से जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल भी चीजों से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो थर्ड का आपने फर्स्ट लिखा याचिका या फिर आवेदन समितियां, दूसरा आपने लिखा विशेषाधिकार समिति, तीसरा आपकी होगी आचार समिति, है ना, तीसरे का तीसरा आचार समिति। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं ना। तो विशेषाधिकार समिति क्या कहती है आपकी, चलिए सबसे पहले तो ये समिति कैसी है, ये अर्ध न्यायिक समिति है, अर्ध न्यायिक समिति। सबसे पहले इसकी जो क्वालिटी है या जो विशेषता है वो क्या है विशेषाधिकार की, ये अर्ध न्यायिक समिति है। अर्ध न्यायिक समिति कैसे हुई कि ये जो समिति है ये सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है। यानी कि जो सदन के सदस्य हैं, जो उनके विशेषाधिकार हैं, अगर उनका हनन हुआ है तो उससे रिलेटेड विषयों पर विचार करेगी। कौन करेगी जी भाई, ये करेगी। क्या है, सदन के सदस्यों
के अधिकारों के हनन पर। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होगा अगर क्या हो जाता है कि जैसे सदस्यों ये सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों पर जांच लिखो पूरा पर जांच। ठीक है, ये सदन और इनके सदस्यों के अधिकारों के विशेषाधिकारों है ना, विशेषाधिकारों की बात है तो विशेषाधिकारों के हनन पर जांच करती है। कौन करेगी जी भाई? आपके न्यायालय करेगी। और कौन करेगी? विशेषाधिकार समिति करेगी। ठीक है, अच्छा इसमें भी इसमें थोड़ा सा पता है एक चीज उल्टी है। ये क्या उल्टी चीज है कि इसमें क्या होता है, इसमें कितने अच्छा कि जनरली क्या होती है कि जनता के अधिकार होते हैं है ना, जनता की क्या कहते हैं, जनता के लिए न्यायालय यहाँ वहां जाया जाता है। पर इसमें क्या है कि जो चाहे वो सदन हो या फिर सदन के खुद के सदस्य हो, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो भाई क्या होगा, विशेषाधिकारों का स्पेशली हनन हो रहा है तो उसके लिए विशेषाधिकार समिति का गठन होगी। अच्छा इसमें भी क्या है, सदस्य हैं आपके वही लोकसभा में आपके 15 है ना, और राज्यसभा में आपके 10 सदस्य। ठीक है, एज यूजुअल। ठीक है, आगे बात समझ में? लोकसभा में आपके 15 सदस्य, ये विशेषाधिकार समिति की बात हो रही है। इसमें लोकसभा में आपके 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा में आपके 10 सदस्य होंगे। ठीक है, अगर लिखवाने में कहीं इधर समझ ना आ रहा हो, राइटिंग राइटिंग इधर नहीं समझ आ रही हो, पीछे लिख गया हो गया कुछ हो गया तो बोलने से समझ लीजिए। विशेषाधिकार समिति में भी आपके लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में आपके 10 सदस्य होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आचार समिति। ठीक है, चलिए जो आचार समिति है इसका राज्यसभा में गठन कब हुआ और लोकसभा में गठन कब हुआ? ठीक है, चलिए आपके एक सवाल है कि आचार समिति का गठन लोकसभा में कब हुआ था और राज्यसभा में गठन कब हुआ था। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, यानी कि इनके ईयर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में हुआ था, सभा में इस समिति का गठन 1997 में हुआ। ठीक है, और लोकसभा में इस समिति का गठन, अच्छा ये इसका कौन सा पॉइंट चल रहा है? अभी 3rd पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ये 3 ही पॉइंट थे इसमें। ठीक है, सन 2000 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई तकलीफ? यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। ठीक है, ये जानते हो ये समिति क्या करती है? ये जो समिति है आपकी आचार समिति ये क्या करती है? समिति जो ये वाली है मंत्रियों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। ठीक है, आचार संहिता लागू करवाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? नहीं आई वो समझ में तो पूछ लीजिए जल्दी से, फटाफट से। आई एम हियर टू एक्सप्लेन। ठीक है, आ रहा है समझ में सब कुछ? वेरी गुड। अगली समिति जो हमारी है जांच एवं नियंत्रण समिति है ना। ये कौन सी समिति होगी? आई थिंक हमारी तीसरी समिति है ना, या दूसरी समिति है? वित्त समिति थी पहली और फिर विभागीय थी, फिर तीसरी, अब चौथी आएगी जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां। ठीक है, चौथी समिति है आपकी जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां। ठीक है, हेडिंग डालिए 4th नंबर डालिए जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां। ठीक है, अच्छा इसकी जो पहली समिति
फोर्थ भी आपकी, ठीक है, रोमन में डालिए फर्स्ट, फोर्थ समिति है ना, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, तो उसकी जो फर्स्ट समितियां हैं वो आश्वासन को लेते हैं, यानी कि सरकारी आश्वासन समिति, ठीक है, सरकारी आश्वासन समिति, ठीक है। अच्छा, आश्वासन से आपका क्या मतलब होता है? आश्वासन दिलाते हैं ना, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, तो क्या होता है कि सदन में जो सरकार है, जो मंत्री है, बेसिकली ये कार्य क्या होता है कि सदन में जो मंत्री लोग हैं वो जो कार्य है, जो उन्होंने वचन लिए हैं, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं करी है, भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ, मैं संविधान के अक्षुण्णता, देश के समृद्ध और अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, संविधान में अपनी संपूर्ण निष्ठा रखूंगा, श्रद्धा रखूंगा, बिना भेदभाव किए हुए कार्य करूंगा, तो जो वचन है, जो वादे हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो शपथ है जो ली गई है, क्या उन पर सही से अमल हो रहा है? क्या उन पर सही से कार्य हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उनके लिए कुछ काम किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको जताया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं, जो भी है। तो हम बेसिकली क्या है, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं, जो उन्होंने शपथ ली है, जो उन्होंने कस्में खाई हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, उन पर सही से काम एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, समय समय पर ये आश्वासन की जांच करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सभी खाने जैसी कोई चीज है नहीं, बता दिए कि काम क्या कर रहा है ये, है ना। ये समिति संसद सदस्यों के लिए अच्छा आश्वासन, और क्या है, बस सरकारी आश्वासन समिति में तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अधीनस्थ विधायन समिति, ठीक है, दूसरी समिति है, हेडिंग डालिए रोमन में ही, अधीनस्थ विधायन समिति, ठीक है। अधीनस्थ विधायन समिति, ये समिति क्या करती है? विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व, है ना, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, ये समिति पर विचार किया जाएगा। मतलब समिति इस पर विचार करेगी, है ना। दोनों सदनों की समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? 15। चलिए पहले ये लिख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? 1953 में गठन हुआ है। सदस्य संख्या 15, ठीक है। जो अधीनस्थ विधायन समिति है, इसका गठन आपका कब हुआ? 1953 में, ठीक है। और इसमें सदस्य संख्या क्या होती है? 15 होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और राज्यसभा दोनों में हो। कितनी सदस्य संख्या होगी? 15 और 15, ठीक है। सदस्य संख्या गठन कब हुआ? 1953 में, ठीक है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? काम ये है, जो नियम है, जो उपनियम है ना, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो एक्ट है, नियम है, उपनियम है, नियमावली है, और क्या क्या होता है इनके शब्दों में, ठीक है। ये जो बनाए गए हैं नियमावली, जो नियम बनाए गए हैं, जो उपनियम बनाए गए हैं, ठीक है, या संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बात सुन, संविधान ने जो इनको शक्तियां दी है, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं, है ना। आप समझ रहे हो बात?
नियम बनाए गए हैं, जो उपनियम बनाए गए हैं, या फिर जो नियमावली बनेगी, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट है, जो भी लिखा गया है दस्तावेजों में कि आपको इस तरह से काम करना है, जिनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या जो इनकी ड्यूटीज में दिया गया है, जिनको अधिकार दिए गए हैं कि आपको इस अधिकार के तहत आपको ये काम करना है, संविधान ने कुछ शक्तियां प्रदान करी, कुछ अधिकार दिए हैं, तो उनका भली भांति उपयोग हो रहा है या नहीं, ये इस समिति पर कौन करेगा विचार? ये समिति करेगी, आपकी कौन सी समिति? अधीनस्थ विधान समिति करेगी। ठीक है, इस पर विचार करेगी। आगे बात समझ में? और कौन सी समिति बची अब बताइए फटाफट से। मेरे ख्याल में जांच वाली समिति तो आपके हो गई। अब नई समिति की बात कर लेते हैं। कौन सी समिति बची? ये और भी सी में है, पता नहीं। जांच समिति में कितनी समिति आती है? परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समिति है ना। कौन सा हमारा? जांच नियंत्रण के लिए समिति है ना, इसकी कई समितियां हैं। अधीनस्थ विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति। अब नई समिति क्या है हमारी? चलिए हम खाली समिति पढ़े थे। सदन के पटल पूर्व स्थापित दस्तावेजों की समिति। ठीक है, नई समिति आपकी है। एक सेकेंड, समितियां चलिए ठीक है। सदन के पटल पर पुनः स्थापित दस्तावेजों की समितियां, तो हमारा रोमन में आएगा 3rd नंबर। ठीक है, सदन के पटल पर पुनः स्थापित। ठीक है, ये रोमन में 3rd नंबर आएगा। सदन के पटल पर पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये नाम से आइडिया लगाना चाहें तो क्या क्या है? पुनः स्थापित एक शब्द है, एक दस्तावेज है, बाकी ऑलमोस्ट कॉमन शब्द लग रहे हैं। तो अगर हमें इससे हेडिंग से बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? पहले तो इसका गठन कब हुआ था? यह समिति 1975 में गठन। इस समिति का गठन कब हुआ? 1975 में गठन हुआ भाई। ठीक है, गठन में हम पीछे नहीं रहेंगे, हमें पता होना चाहिए क्लियर कि गठन कब हुआ हमारी समिति का। जी, गठन हुआ आपकी 1975 में। आई बात समझ में? कब हुआ गठन? 1975 में। ठीक है, अच्छा। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में सदस्य कितने होंगे? 10। जो लोकसभा समिति होगी, समिति में सदस्य होंगे 15। ठीक है, वहीं जो राज्यसभा समिति होगी, ठीक है, सदस्य होंगे कितने? 10। आई बात समझ में? इसका गठन कब किया गया? 1975 में। लोकसभा सदस्य हैं आपके 15, जबकि राज्यसभा सदस्य हैं आपके 10। ठीक है, अब इसमें भी ऐसी ही कुछ जांच है, ऐसी ही कुछ पड़ताल है, लेकिन वो दस्तावेजों पर है। जो दस्तावेज यहाँ पे उपस्थित हैं, जो दस्तावेज यहाँ पे पुनः स्थापित है पटल पर, उन दस्तावेजों में जो नियम है, जो उपनियम है, जो संविधान ने कहा है, क्या उन बातों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उन्हीं की बात है। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा से बता दूं, लिखने की जरूरत तो नहीं होगी कि जो यहाँ पे दस्तावेज स्थापित किए गए हैं ना, उन दस्तावेजों में जो नियम है, उपनियम है या संविधान द्वारा कही गई जो बातें हैं, वो प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है या नहीं, इस बात की जांच कौन करेगा? सदन के पटल पर पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति जो है वो करेगी। ठीक है, 4th पॉइंट है आपकी महिला सशक्तिकरण समिति। 4th नंबर डालिए रोमन में, महिला सशक्तिकरण समिति। Are you getting my point? महिला इतनी हाइट को मुझे ऊपर उठाना पड़ा है, सांस हाई ब्रीथिंग वगैरह कहते हैं। चलिए, महिला सशक्तिकरण समिति। ओके, चलिए अपनी हाइट लिख के भेजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, किसकी कितनी हाइट है। मेरी 5.4 है। ठीक, 5.4।
ठीक है। इस समिति का गठन कब हुआ भाई? 1977 में हुआ। पहले तो हम गठन से शुरुआत करा करेंगे आपसे। गठन 1977 में। किसका गठन हुआ भाई 1977 में? महिला सशक्तिकरण समिति का गठन हुआ है। ठीक है। और अब दूसरा काम करेंगे सदस्य। तो जी सदस्य कितने होते हैं इसमें? 30। अब कुछ लोकसभा के होंगे, है ना? लोकसभा में कितने होंगे सदस्य और कितने राज्यसभा में होंगे? तो मेरे ख्याल में लोकसभा में इसमें होते हैं 20 और राज्यसभा में होते हैं इसमें 10। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10। इज इट ओके? देखिए महिला सशक्तिकरण जो समिति है इसका गठन कब हुआ? इसका गठन आपका हुआ 1977 में। इसमें होते हैं 30 सदस्य, 30 में से आपके 20 होते हैं लोकसभा के एज यूजुअल, थोड़े से कम होते हैं राज्यसभा के, यानी कि 10 होते हैं आपके राज्यसभा के। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है। तो ये किसका गठन है? ये महिला सशक्तिकरण का गठन है। ठीक है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है तथा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा तथा सभी क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उनकी जांच करती है। देखिए बेसिक सी बात है, इसमें महिलाओं से जुड़े जो कदम है उन्हीं की बात की जा रही है, यानी कि हर क्षेत्र में जो भी महिला के लिए कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाए गए हैं उनकी जांच परख करती है कमेटी। ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो योजनाएं बनाई गई हो, जो कदम उठाने हैं कि क्या काम करना है, क्या बोला गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं बोला, क्या बोला गया और क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। ठीक है। चलिए एक और आप लिख लीजिए, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। रोमन में 5th नंबर डालिए, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। ठीक है। लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। यह समिति विभिन्न समितियों तथा निकायों के गठन तथा चरित्र की जांच करती है ना? जाहिर सी बात है, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति जो भी समितियां और जो अनदर समितियां हैं तो उनके कार्य का ध्यान देती है कि ये कैसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो बाकी की समितियां हैं जिसका गठन केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया, जो मतलब जैसे जो समितियां हैं जिनका गठन किसने किया हो, केंद्र सरकार ने किया हो, राज्य सरकार ने किया हो, संघ ने किया हो, किसी ने भी उसका गठन किया हो, वो ऐसी समितियों, तो ऐसी समितियों का गठन कौन करेगा? लाभ के पदों पर संयुक्त समितियां। जो लाभ के पद पर समितियां हैं वो समितियां इन समितियों का गठन करेगी। जो बाकी की समितियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने बनाया और राज्य सरकार ने बनाया या फिर संघ ने बनाया। ठीक है। तो उनका कामकाज कैसा चल रहा है उस विषय में जो भी जांच करेगा वो कौन करेगा? लाभ के पद वाले, है ना? अच्छा, इस समिति के सदस्य जो हैं वो 15 होते हैं, ये भी लिख लो। सदस्य कितने हैं? 15। लोकसभा के कितने होंगे? 10। राज्यसभा के कितने होंगे? 5। आई बात समझ में? अगली हम कर लेते हैं नेक्स्ट समिति, सदन के दिन कामकाज से संबंधित समितियां। 5th समिति है हमारी, 5th नंबर डालिए, सदन, है ना? क्या है? सदन के कामकाज से संबंधित समितियां। ठीक है। सदन के कामकाज से संबंधित समितियां। फिफ्थ नंबर है ये, रोमन में नहीं है, ये प्रॉपर 5th है। ठीक है। रोमन में तो डालते हैं जैसे उस समिति के अंदर कोई समिति हो, जैसे अब इसकी पहली समिति है कार्य सलाहकार समिति, तो हम इसको रोमन में लिखेंगे कार्य सलाहकार समिति। ठीक है। आई बात समझ में? कौन सी समिति है? कार्य सलाहकार समिति। ये क्या काम करेगी आपकी समिति? सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है ना? सदन के कार्यक्रम और क्या है? समय सारणी को नियंत्रित रखती है।
समय सारणी को नियंत्रित रखती है। ठीक है, और क्या है इसमें, लोकसभा समिति के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा समिति के 15 सदस्य, राज्यसभा समिति के 10 सदस्य। इज इट ओके? ठीक है, सदन के कार्यकाल की उनके समय सारणी को कौन नियंत्रित करता है? कार्य सलाहकार समिति करता है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष इनके अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं और सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं ना। इसके कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? सभापति, इसके अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष, है ना। इसके अध्यक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? फिर नेक्स्ट लिखते हैं। आई थिंक हटाना पड़ेगा, उसके बाद लिख पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर क्लियर है? बहुत ही क्लियर है? कहीं कोई डाउट आ रहा है? कहीं लग रहा है आपको कि कहीं स्ट्रक हो रहा है समझने में, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द लग रहा हो तो फटाफट से बता दीजिए। आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल दिस आंसर्स। चलिए फिर फिफ्थ पॉइंट का हम फिफ्थ समिति जो हमारी चल रही है, यानी कि सदन के कामकाज से संबंधित समिति, उसमें सेकंड पॉइंट जो है रोमन में लिखी है। सेकंड पॉइंट उसके लिखिए, निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। रोमन में सेकंड डालिए, निजी संकल्पों के लिए। ये फिफ्थ का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। निजी सदस्यों के विधायकों तथा समिति के लिए, निजी सदस्यों के कैसे सेंटेंस बनेगा ये? निजी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए समिति। इतनी बड़ी समिति है ना ये, काम इनके मुन्ने से होंगे कुछ, लिखो इतना बड़ा बड़ा दिया। ठीक है, निजी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समिति। ठीक है, ये विधेयकों का वर्गीकरण करती है। इनका काम क्या है? ये विधेयकों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये विधेयकों का वर्गीकरण करती हैं। कौन सा विधेयक किधर कौन सी समिति में जाएगा, इसका वर्णन, इसका वर्गीकरण कौन करता है? इसका वर्गीकरण करती है आपके निजी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए समिति। यानी कि इनके लिए ही ये बनाते हैं। विधेयक कौन डिसाइड करेगा कि ये विधेयक किधर जाएंगे, ये विधेयक स्कोप किसके होंगे? ये विधेयकों का वर्गीकरण ही करती है। ठीक है, ये जो समिति है विधेयकों का वर्गीकरण ही करेगी। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें जाने, लोकसभा की विशेष समिति है। ये लोकसभा की विशेष समिति है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, मेन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की विशेष समिति है ये। ठीक है, पंद्रह सदस्य होते हैं। एक बात पता चलेगी कि जो समिति है ये क्या है? लोकसभा के विशेष समिति है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष उप लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? उप लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष उप लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लाइट चली गई।
बीच में लाइट चली गई थी, तो हम कहाँ थे, हम निजी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए जो समिति है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि ये विधेयकों का वर्गीकरण करती है। लोकसभा की विशेष समिति है, 15 इसमें सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, उप लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन होगा इसका अध्यक्ष, उप लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तीसरी समिति क्या होती है, इसमें ये नियम समिति होती है, जिसमें क्या होता है, सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन के मामलों पर विचार किया जाता है कि वहां की कार्य पद्धति क्या होगी, कौन कौन से कार्य करने होंगे, किस किस तरीके से करने होंगे और उनका संचालन किस तरीके से होगा, मतलब उन कार्यों को कैसे किया जाना है, जो भी प्रोसीजर है वो सारी किसमें बताई जाएगी, नियम समिति में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा समिति में तो इसमें सदस्य होते हैं 15, ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है इसमें सदस्य कितने होते हैं आपके, 10। ठीक है, फोर्थ है इसी का सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। इसमें क्या होता है, जैसे जो सदस्यों की बैठक हुई सदन में, तो उसमें कौन से सदस्य अनुपस्थित हैं, अवकाश क्या है, अवकाश का रीजन क्या है, किस लिए अवकाश चाहिए था या किसको अवकाश चाहिए, ये सारी चीजें जो है इससे जो विचार विमर्श होते हैं ये सारे कौन सी समिति में होते हैं, ये सारे सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, लोकसभा की विशेष समिति है, ये जो समिति है ये लोकसभा की विशेष समिति है। एक और समिति थी जो कि लोकसभा की विशेष समिति थी, ये वाली है ना, निजी सदस्यों वाली। ठीक है, अब क्या है, जो लोकसभा समिति में कितने सदस्य हैं आपके, 15 सदस्य। और उस पर एक और बात है कि इस समिति में मतलब राज्यसभा में ऐसी कोई समिति का प्रोसीजर नहीं है। जो ये सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति है ये सिर्फ कहाँ पे है, लोकसभा में, और लोकसभा की विशेष समिति है। जबकि राज्यसभा के मामले में क्या बात है कि राज्यसभा में ऐसी कोई समिति है ही नहीं। ठीक है, अगली है आपकी गृह व्यवस्था समिति। इसमें क्या है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जो सामान्य होती हैं, है ना, वो सारे प्रयोजन आते हैं इसमें। जैसे कि मतलब जो मामले जो अन्य समितियों के अधिकार में नहीं आएंगे, बाकी जो मामले जैसे इस समिति में आ गए, आपके नियम समिति में आ गए, निजी सदस्यों वाले समिति में आ गए, या इससे पहले वित्त समिति में आ गए, लोक लेखा समिति में आ गए, बहुत सारे प्राक्कलन समिति में आ गए, जो उन सबसे भी बच गए, वो जो और किसी समिति में नहीं आए, वो सारे गृह व्यवस्था समिति में आ गए। ठीक है, जो जितने बाकी जो रह गए, जो किसी समिति में नहीं, वो गृह व्यवस्था समिति में आ गए। और ये कैसे होते हैं, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, सामान्य प्रयोजन समिति होती है, कोई विशेष नहीं होते हैं, सामान्य होते हैं, जो नॉर्मली हर किसी के लिए होते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिर इसी में एक है आवास समिति। इसमें क्या होता है, भोजन की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रहने के लिए बात होगी, हॉस्टल की बात होगी, है ना, घरों की बात होगी, ये सारी जितने रहने से रिलेटेड बातें हैं, है ना, आवास से समझ आ रहा है कि रहने की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो आवास समिति में आएंगी। और इसमें क्या है, लोकसभा में इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना कि लोकसभा में इस समिति के 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर इसी का एक और थर्ड पॉइंट है आपका छठी पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो है गृह व्यवस्था समिति, और इसी का जो सब पॉइंट है सामान्य प्रयोजन समिति, दूसरा है आवास समिति और तीसरा पुस्तकालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं टोटल। पुस्तकालयों से जुड़ी बात होती है, बेसिकली जो पुस्तकालयों से संबंधित मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श इसमें किया जाता है पुस्तकालय समिति में। ठीक है, इसमें 9 सदस्य होते हैं टोटल। मेरे ख्याल में जितनी समितियां उन सब में सबसे कम सदस्य इसी में होते हैं पुस्तकालय समिति। इसमें क्या होता है, 5 तो आपके लोकसभा के सदस्य होंगे और 4 आपके इसमें राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, सॉरी 6 इसमें लोकसभा के सदस्य और 3 राज्यसभा के। ठीक है, सबसे कम समिति इसी में हुई है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 15, 20, 22 ऐसे पढ़ा है। हमने 9 तो हमने शायद इसमें पढ़ा है खाली पुस्तकालय समिति में। तो इसमें 6 आपके लोकसभा में सदस्य हैं और 3 आपके राज्यसभा में सदस्य। ठीक है, अब एक और समिति है इसी में सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी संयुक्त समिति। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था, 1954 में। जो सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी संयुक्त समिति है उसका गठन कब हुआ है, 1954 में। ठीक है, इसमें जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 15 है ना, जिसमें से लोकसभा के सदस्य कितने हो गए आपके, 10, और राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 5। ठीक है, टोटल इसका गठन कब हुआ, 1954 में। इसमें वेतन और भत्तों की बात की जाती है ना, संयुक्त समिति होती है। 15 लोकसभा के सदस्य हो गए और 5 आपके राज्यसभा के, टोटल सदस्य कितने हैं, 15। ठीक, एक अगली और आखिरी समिति जो बची है वो क्या है, सलाहकार समितियां। सलाहकार समितियां क्या होती है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होती है ना। केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, तो उन विभिन्न मंत्रालयों से ये जो समितियां हैं ये उन्हीं से जुड़ी हुई होती है, उन पर ही विचार विमर्श करती है, उनके ही जो मुद्दे होते हैं, उनके जो मामले होते हैं उन्हीं पर ये विचार विमर्श और कार्य करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी आपका खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो फटाफट से पूछ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ही बच गया था, लाइट जाने की वजह से रह गया था चैप्टर, तो थोड़ा सा
अभी मैंने पहले लिख लिया था, मैंने कहा बाद में आप जब लाइट आएगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी। लाइट आती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट मी, और कोशिश करें किसी भी इंसान और किसी भी जानवर के दुख का कारण आप लोग ना बने। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।